मंजिल यूं ही नहीं मिलती है दोस्तों, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा घोंसला कैसे बनता है, तो उसने बोला कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजेटी एजुकेशन में। तो आज हम लोग टॉप 20 न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप साइंस का कितना भी कॉन्सेप्ट क्यों ना पढ़ लें, अगर आप न्यूमेरिकल को नहीं सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल से पीछे भागते हैं, तो आपको एग्जाम में दिक्कत आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी न्यूमेरिकल को हम एकदम फास्ट तरीके से, बहुत तेजी के साथ हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तार को 4 गुना खींचकर बड़ा किया जाता है, तार का नया प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा, ये आपको बताना रहेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी इस तरीके का सवाल आए, n गुना खींच करके बड़ा किया जाता है और तार का प्रतिरोध R बराबर कुछ दिया जाता है, तो उस समय क्या होगा, आपको फार्मूला लगाना है n स्क्वायर R। तार का नया प्रतिरोध दोस्तों क्या हो जाएगा, तार का नया प्रतिरोध n स्क्वायर R हो जाता है। तार का नया प्रतिरोध दोस्तों हो जाता है n स्क्वायर R। n मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कुछ भी बोलेगा। तो n मतलब कितना गुना यहां कर दिया, 4 गुना कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। R पहले कितना दिया था, 10 दिया था, 4 चौके 16, 16 गुणे 10, 16 दहाई 160 ओम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये नहीं पूछ रहा है कितना बढ़ जाएगा प्रतिरोध, कितना बढ़ जाएगा, ये नहीं पूछा कितना हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया बताइए, पहले 10 ओम था, अब 160 ओम हो गया, इसका मतलब 150 ओम बढ़ गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन, एक विद्युत प्रक्रिया में 20 ओम के प्रतिरोध वाले तार की लंबाई कम पड़ रही थी, तार को 2 गुना खींचकर बड़ा करने पर नया प्रतिरोध क्या होगा, यानी नया प्रतिरोध होगा क्या, ये पूछ रहा है, बड़ा हुआ नहीं पूछ रहा है। तो दोस्तों तार का नया प्रतिरोध n स्क्वायर R होगा। आप लगाएंगे फार्मूला, आपको 100 मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन के लिए अपने पास समय नहीं है, तो इसको आप आराम से कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यदि किसी चश्मे का पावर 2 डायोप्टर है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये हल्का क्वेश्चन लग रहा है, अभी बाद में आएगा, कुछ ऐसे टफ क्वेश्चन भी आएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हल्का क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। 2 डायोप्टर इसका पावर दिया गया है, पावर आप लिख दीजिए 2 डायोप्टर। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी डायोप्टर आपको दिया जाए, फोकस दूरी पूछा जाए, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो आप P बराबर लगाएंगे 100/F। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, P बराबर 100/F। P होता है पावर, पावर को आप रख देंगे 2 बराबर 100/F करेंगे, तो आप काट देंगे, 2 से 50 बार में कट जाएगा। F बराबर आपके पास आएगा 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई दोस्तों, 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ये वाला राइट आंसर नहीं होगा, 50 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी आदमी के चश्मे में लगे लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है दोस्तों। आसान क्वेश्चन के लिए हमारे पास समय नहीं है, आप आराम से इसको टिक करेंगे तो आपकी जो चश्मे की जो पावर आएगी 4 डायोप्टर आ जाएगी, आप राइट आंसर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है, परावर्तन कोण कितना होगा। बहुत आसान लग रहा होगा, अरे सर हमने तो पढ़ा था जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम है। इसका मतलब 60 अंश है, तो 60 अंश आ गया राइट आंसर। देखिएगा दोस्तों, ये पूछ क्या रहा है कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण कितने एंगल बना रही है, 60 एंगल, 60 अंश का एंगल बना रही है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है परावर्तन कोण कितना होगा। तो हम लोग आपतन कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण को हम लोग अभिलंब और आपतित किरण के बीच को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। यानी जो ये कोण होगा वही परावर्तन कोण होगा। तो ये कोण कितना होगा दोस्तों बताइएगा। ये हो गया 60, तो ये बचा 30, 60 और 30 90 हो जाता है। ये हो गया 30, तो इसका मतलब यहां पर हमको क्या मिलेगा दोस्तों, इसका मतलब 30 का 30 ही रह जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये होता है आपका रोल परावर्तन का। तो 30 अंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, तो वायुयान की चाल ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी वायुयान की चाल हम लोग बताते हैं तो डायरेक्ट वायुयान की चाल नहीं बताया जाता है।
वायुयान की चाल मैक संख्या में माप दी जाती है। वायुयान की चाल अगर आपसे पूछे किसमें मापी जाती है, मैक संख्या में मापी जाती है। और दोस्तों मैक संख्या होता क्या है, मैक संख्या अगर हम आपसे बोल दें कि 2 है तो इसका मतलब ध्वनि की चाल से 2 गुना। अगर हम आपसे बोल दें मैक संख्या 3 है, इसका मतलब चाल क्या हो गया, ध्वनि की चाल से 3 गुना। तो इसका मतलब वायुयान पूछा है, मैक संख्या दी गई है, तो ध्वनि की चाल आपको दी गई है, इसका 2 गुना आप कर देंगे तो वायुयान की चाल मिल जाती है। वायुयान की चाल ध्वनि की तुलना करके बताई जाती है, जिसको हम लोग मैक संख्या बोलते हैं। चलिए दोस्तों बताइएगा फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 मैक संख्या है, 2 मैक संख्या है और वायुयान की चाल, ध्वनि की चाल कितनी है, v बराबर कितनी है, 332 मीटर पर सेकंड हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 से गुणा आप कर देंगे, 2 गुणे 332 तो आ जाएगा आपका राइट आंसर 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 664 मीटर पर सेकंड। हवाई जहाज की चाल कितनी हो जाएगी, 664 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये सवाल आप कर लीजिएगा, एक हवाई जहाज 3 मैक संख्या, आपकी बात 3 मैक संख्या दे दी गई है, तो इसमें 332 मीटर पर सेकंड हवा की चाल दे दी गई है। अगर हवा की चाल ना दिया जाए तब भी आपको यही लगाना है। तो मैक संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है। अगर आपसे हवाई जहाज की गति पूछी जाए तो 3 से आप ध्वनि की चाल में 332 से गुणा कर देंगे, आपका राइट आंसर 996 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, उत्पन्न त्वरण होगा। चलिए फटाफट से कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान दिया है m बराबर 2 kg और न्यूटन मतलब कि दिया गया है बल का मात्रक है, इसका मतलब बल दिया है बराबर आपके पास 5। तो पूछ रहा है त्वरण क्या होगा। त्वरण के लिए आप लोग क्या करते हैं, F बराबर एक फार्मूला जानते हैं, बराबर m में होता है। यहां से त्वरण A बराबर निकल जाएगा, F बटा m निकल जाएगा। F का मान आप लोग क्या रख देंगे, F का मान दिया गया है 5 और m का मान कितना द्रव्यमान है, 2 है, तो आप 5 बटा 2 को बोल देंगे 2.5, यानी 2.5 क्या पूछा गया है, त्वरण। तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से देखिएगा, बहुत ही कम समय में हम लोग ज्यादा न्यूमेरिकल करने वाले हैं। खास बात यही है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल को टच किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कम समय, मतलब कम से कम समय लिया जाए। दोस्तों चलिए, एक लड़का एक खिलौने को 20 न्यूटन का बल लगाकर खींचता है। यदि विस्थापन व खिलौने के धागे के बीच कोण 60 अंश है तो 20 मीटर तक खिलौने खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर क्या फार्मूला लगेगा। आप लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य पूछा है ना, कार्य पूछा है तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है। दोस्तों कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य को हम बोलेंगे W बराबर बल को बोलेंगे F इंटू विस्थापन को बोल देंगे S, हो गया। लेकिन यहां पर एंगल की बात की गई है, तो एंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा लगा देंगे। जब भी थीटा एंगल देगा तो cos थीटा लगा देंगे। क्यों लगाते हैं दोस्तों, देखिएगा, मान लेते हैं एक कार है, खिलौना है और इस खिलौनों को एक बंदा खींच रहा है, एक लड़का है, ये खींच रहा है इस खिलौने को। इस खिलौने को जब खींचेगा, जो जिस डोरी से ये खींचेगा उस डोरी में और जिस तरफ खिलौना जाएगा, इस तरफ खिलौना जा रहा है, इस डोरी और इस विस्थापन के बीच 60 अंश का कोण बन रहा है। तो इस तरीके से जब भी आपको सवाल पूछा जाए तो यहां पर cos थीटा कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बल कितना दिया गया है, बल कितना लगा रहा है लड़का, 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो 20 न्यूटन कर दीजिए। विस्थापन कितना कर दिया, कितना खींच दिया, 20 मीटर खींच दिया, 20 कर दीजिए इंटू cos थीटा कितना आया दोस्तों, cos थीटा मतलब cos 60 हो गया। तो cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, 20 विषयम 400 हो गया, 400 गुणे cos 60 अंश 1/2 हो गया। इसको काट दिया हमने, 200 आ गया, यानी 200 जूल उसने कार्य किया। तो कितना हो जाएगा राइट आंसर, 200 जूल आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों इसको कर लेते हैं हम लोग। 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ध्यान दीजिएगा, 14 किलोग्राम की एक वस्तु है, m बराबर 14 किलोग्राम, जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी ऊंचाई दे दिया गया है, यस दे दिया गया है, कितना 5 मीटर दोस्तों, ये 14 मीटर है। चलिए, तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जब भी मान लेते हैं ये सतह है, पृथ्वी की सतह है, जब यहां से इसके सतह से ऊपर थोड़ा सा ऊपर कुछ भी हम लोग लटका देते हैं, कोई भी पिंड लटका देते हैं, तो इसमें एक एनर्जी आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो स्थितिज ऊर्जा आती है
ये इसके द्रव्यमान के कारण आती है और गुरुत्वीय त्वरण के कारण आती है। मान लेते हैं इसका द्रव्यमान m है और इसका जो गुरुत्वीय त्वरण जिसका जो कार्य कर रहा है वो g कार्य कर रहा है। दोस्तों अगर इसको जितनी ऊंचाई पर रखेंगे उतना ही इसमें एनर्जी आएगा, जितना ऊंचा रखेंगे इसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगा, जितना कम नीचे रहेगा उसमें ऊर्जा कम होगा। तो इसकी ऊर्जा होती है दोस्तों, इसको रो बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा होती है mgh होती है। तो m का मान कितना किलोग्राम का है 14 गुणे g का मान आपके पास दिया गया है, नहीं दिया रहेगा तो 9.8 या 10 कर सकते हैं आप, 9.8 कर दीजिए गुणे g का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8, h का मान कितना मीटर ऊपर 5, तो आप कर देंगे 14 25 70, 70 गुणे 9.8, तो 70 में 9.8 से गुणा करेंगे आपको मिल जाएगा, आपको मिलेगा 686 यानी 68-60 मिल जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 686 जूल इज द राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी। कार्य का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो 686 जूल इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन है। हमने बता दिया था कितना m बराबर कितना आपके पास 15 kg और ऊंचाई आपके पास कितनी आ गई, m बराबर 15 kg, ऊंचाई आपके पास 10 आ गई। गुरुत्वीय त्वरण आपको हमेशा g बराबर कभी 10 ले लेना, चलिए 10 ले लिया तो ऊर्जा क्या आ जाएगी, स्थिति ऊर्जा रो बराबर आ जाएगी mgh को रखेंगे 15 गुणे 10 गुणे 10, तो 15 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे 1500 जूल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है। गतिज ऊर्जा जब भी दिमाग में आती है तो हमारे दिमाग में के बराबर हाफ एम स्क्वायर का नाम आ जाता है। के बराबर हाफ एम स्क्वायर, गतिज ऊर्जा के बराबर कितना दिया गया दोस्तों, के बराबर है 120 जूल। इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, द्रव्यमान को m से बोलेंगे, मास बराबर कितना है 15 kg है। वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए, तो यहां पर लिख दीजिए के का मान गतिज ऊर्जा कितना 120 बराबर 1/2 गुणे m का मान कितना 15 kg गुणे v स्क्वायर, वस्तु का वेग हमको निकालना है, v स्क्वायर कर दीजिएगा। यहां से करेंगे दोस्तों 12 दूनी 24, 240/15 बराबर v स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आप काट देंगे 15 × 15 बचा 9, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, तो v स्क्वायर आ गया दोस्तों 16, v बराबर आपके पास कितना आ गया 4, तो v बराबर कितना, वस्तु का वेग कितना आ गया दोस्तों 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड यही है 4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको ही करना है। 15 किलोग्राम, m बराबर कितना है 15 kg, 8 मीटर पर सेकंड, v बराबर 8 मीटर पर सेकंड वेग दे दिया है और उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर पूछ दी गई है हाफ mv स्क्वायर, करिएगा शायद यही आएगा 480 मीटर पर सेकंड। सॉरी दोस्तों, क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा 480 मीटर जूल आएगा दोस्तों, सॉरी जूल आएगा, इसमें कर लीजिएगा 480 जूल आएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाफ एम स्क्वायर लगाइएगा, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, कितने किलोग्राम दोस्तों, m बराबर 1 kg, कितना हो गया 1 kg, 30 मीटर की ऊंचाई से, h बराबर कितना है, h बराबर 30 मीटर भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। गुरुत्व बल, जब भी गुरुत्व बल का नाम आएगा तो g बराबर आपको ले लेना है 10 मीटर पर सेकंड, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों क्या होता है, क्या करेगा ये, कार्य क्या करता है। पहली बात तो कार्य पूछा है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, होता है कि नहीं होता है, याद कीजिए बल गुणे विस्थापन होता है। दोस्तों जब भी कोई वस्तु ऊपर रहती है तो ऊपर अगर आप कोई भी चीज वस्तु को रखते हैं कितना भी किलोग्राम का, तो आपके ऊपर बल लगाता है। जब आपके ऊपर बल लगाएगा तो कितना बल लगाता है, mg के बराबर बल लगाता है। अगर आपने m किलोग्राम का द्रव्यमान रखा है और गुरुत्वीय त्वरण g है तो mg के बराबर आपके सर के ऊपर बल लगाएगा। तो बल की जगह पर हम क्या लिख देंगे, mg लिख देंगे। विस्थापन कितना ऊपर था, वो कितना विस्थापन हुआ जब बल लगा, तो कितना नीचे विस्थापन हुआ दोस्तों 30 मीटर, तो यहां पर 30 रख दीजिए विस्थापन। m का मान कितना दिया गया है 1 किलोग्राम, g का मान आप 10 ले लेंगे, 30 आप रख देंगे, तो यहां पर 10 या 300 क्या पूछा है, कार्य पूछा है, तो 300 जूल इज द राइट आंसर। यहां पर 10 जूल, 30 जूल,
30 जूल दोनों में है, तो एक को 300 कर लीजिए, 300 जूल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, जानदार क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे। देखिए, जब भी बंदूक कोई आ जाए, बंदूक में गोली रहे, गोली को ऐसे दाग दिया जाए, तो बंदूक कितना पीछे आएगा, या गोली कितनी दूर जाएगी, या गोली का द्रव्यमान कितना है, ये होता है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित सवाल। तो इसको लगाने का सबसे आसान तरीका दोस्तों, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली है को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है, बंदूक का वजन 5 किलोग्राम है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकंड है, तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के सवाल आए तो आराम से आप बंदूक एक बना लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन में आप हो जाएंगे। बंदूक की यहां पर आप गोली बना दीजिएगा। यहां पर करना क्या है, यहां पर इस साइड में बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक की जो है चाल लिख दीजिएगा। बंदूक का द्रव्यमान कितना है दोस्तों, बंदूक का है 5 किलोग्राम, तो m बराबर लिख दीजिए 5 किलोग्राम। बंदूक का चाल पूछा है, बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल तो पूछा है, तो इसको आप v मान लीजिए दोस्तों, v मान लिया। अब गोली की तरफ आइए, गोली का भी द्रव्यमान लिखना है, गोली का भी वेग लिखना है। चलिए दोस्तों, गोली का द्रव्यमान m बराबर कितना दोस्तों, गोली का द्रव्यमान 0.01 किलोग्राम है, 0.01 किलोग्राम, 0.01 किलोग्राम। अब गोली का वेग कितना हो गया दोस्तों, गोली का चाल जो है 250 मीटर पर सेकंड हो गया, 250 मीटर पर सेकंड। इसको कर दीजिएगा m1, इसको कर दीजिएगा v1, इसको कर दीजिएगा m2, इसको कर दीजिए v2। बस संवेग संरक्षण का नियम कहता है दोस्तों, संवेग संरक्षण कहता है m1 v1 बराबर m2 v2। क्या बोलता है, बोलिए एक बार, याद करिए, m1 v1 बराबर m2 v2। यहां से पूछा है v1 का मान, यानी गोली कितना पीछे झटका मारेगा, कितने वेग से पीछे झटका मारेगा। जब भी बंदूक दागा जाता है, दागते हैं तो पीछे की तरफ झटका देता है, कितने वेग से झटका देगा, आइए बता देते हैं। m1 v1 बराबर m2 v2, m1 का मान 5 गुणे v1 का मान बंदूक का चाल निकालना है, बराबर m2 का मान दिया है 0.01 गुणे v2 का मान है 250 दोस्तों। चलिए v1 बराबर आप निकालेंगे, दिख रहा है नहीं दिख रहा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको दिख नहीं रहा है, हम क्या करते हैं, यहां पर फिर से लिख दे रहे हैं दोस्तों, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कष्ट करिएगा। यहां पर हम क्या कर दे रहे हैं, 5 v1 आया ना, तो v1 बराबर कितना आएगा, v1 बराबर आपके पास आएगा 0.01 यानी 1/100 गुणे 250 बटे ये आएगा 5, 5 1 5, 5 5 25 आ गया। तो यहां से 1 0 कट गया, तो v1 बराबर आपके पास आ गया 0.5 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वेग क्या है, एक सदिश राशि है, और सदिश राशि को बताने के लिए हम लोग दिशा बताते हैं। और दिशा कैसे बताया जाता है फिजिक्स में, माइनस प्लस लगा के, अगर प्लस है तो सीधी दिशा, माइनस है तो उल्टी दिशा। तो माइनस यहां पर होगा, क्योंकि बंदूक की जो बंदूक होता है पीछे की तरफ झटका मारता है, इसका मतलब उसका हम वेग माइनस में बताएंगे। तो कितना आया दोस्तों, बंदूक की जो चाल है पीछे की तरफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड कहां है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड। हमेशा बताइएगा माइनस में जब भी बंदूक पीछे की तरफ झटका मारेगा। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप कर दीजिएगा, हम बंदूक बना दे रहे हैं, बंदूक बना दिया। बंदूक का द्रव्यमान लिख लीजिए, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल है, यहां पर m1 बराबर लिख दीजिए 3 किलोग्राम। ऐसे लगाएंगे तभी लगेगा, ऐसे ही लगाएंगे बंदूक बना करके तभी लगेगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, गलती कहां होती है, आप क्या करते हैं, गोली को द्रव्यमान को, गोली की चाल को बंदूक की चाल कर देंगे, या फिर गोली के द्रव्यमान को बंदूक का द्रव्यमान कर देंगे। इसी तरीके से गलती होता है। अगर आप बंदूक बना देंगे गलती नहीं होगा। बंदूक बना दिया, m1 बराबर 3 किलोग्राम और 150 मीटर पर सेकंड के वेग से 20 ग्राम की गोली, यानी गोली का ये सब बात दिया गया है, गोली की बात दी गई है। v2 बराबर कितना है, 150 मीटर पर सेकंड, और इसका द्रव्यमान m2 बराबर दिया है गोली का 20 ग्राम,
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी चाल और द्रव्यमान के संदर्भ में सवाल लगाया जाता है तो हमेशा द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखा जाता है। तो यहां तो 20 ग्राम है, 20 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में लिखने के लिए 1000 से भाग कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। ये हो गया। अब आपसे बंदूक की चाल फिर से पूछ रहा है, कितने तेज से झटका मारेगा पीछे की तरफ, तो V2 आप निकाल देंगे। फार्मूला दोस्तों M1V1 बराबर M2V2। अपने पास समय नहीं है इतना, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग आंसर कर लीजिएगा। शायद आंसर आएगा आपके पास -1, शायद आंसर आपके पास आएगा दोस्तों -1 मीटर पर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया है, यह ऊर्जा जूल में कितनी होती है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब रेलवे ग्रुप डी ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जहां तक ग्रुप डी में 25 नंबर का साइंस आता है तो यहां पर तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीसीएस आजकल एडवांस हो गया है। आईसीएआर का एग्जाम हुआ था, वहां से 25 नंबर का भी साइंस पूछा गया था। 25 में से आप 12 क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, 12 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता था। तो आप इस बार भी टीसीएस जब एग्जाम कोई लेगा तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा देने वाला है, इसका बात याद रखिएगा। तो चलिए इसको हम लगाएं कैसे। इसको लगाने के लिए हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, पहली बात तो हमको पता होना चाहिए 1 किलोवाट घंटा दोस्तों क्या होता है, एक किलोवाट घंटा को हम लोग कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं या 1 इकाई, ये ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। ये याद होगा आपको। अब पूछ रहा है 320 किलोवाट घंटा, 320 इकाई ऊर्जा है, इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा ही है, 320 यूनिट ही है। तो 320 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 320 किलोवाट घंटा बराबर, इसमें 320 गुणे 3.6 गुणे 10 की घात 6 से गुणा कर देंगे। तो यहां आपको क्या मिलेगा, देखिएगा यहां आपको मिलेगा 32 में 36 से आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1152 आएगा। आप गुणा करिएगा, 1152 गुणे 10 की घात 6 आएगा। 320 गुणे 3.6 में आप गुणा करिएगा तो 1152 गुणे 10 की घात 6 जूल मिलेगा। हमारे पास समय नहीं है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, गुणा हम लोग नहीं कर सकते। चलिए देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग यहां पर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग 7 बजे शाम 7 बजे हम लोग डेली लाइव अपना सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं साइंस का 20 क्वेश्चन के साथ, और बहुत मतलब डीप में जाकर के पूरे ऑप्शन को टच करके बेहतरीन ढंग से हम लोग रिवीजन करते हैं। तो आप डेली आइए शाम 7 बजे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितने बजे, 7 बजे आइएगा, डेली लाइव अपना रिवीजन करिएगा, यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। चलिए दोस्तों अगर आपको लिंक ना मिल पाए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम में सर्च करिएगा MJT एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा कितनी है, ये आपको बतानी है। दोस्तों जब भी घर में यूनिट निकालनी होती है, या यूनिट को ही बोलते हैं किलोवाट घंटा, तो यूनिट निकालने का फार्मूला यानी ऊर्जा की इकाई निकालने का फार्मूला बिजली का, 1 यूनिट बराबर होता है दोस्तों, या यूनिट ही बराबर होता है, यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। इस तरीके से हम लोग ऊर्जा निकाल देते हैं, कितना हमारे घर में जो बिजली के द्वारा ऊर्जा क्षय हुई है कितना हुई है, इसको हम निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों वाट कितना है, 100 वाट है, गुणे कितना घंटा चलाया गया, 8 घंटे, गुणे कितने दिन, 5 दिन, बटा 1000, बटा क्या कर देंगे दोस्तों 1000, काट दीजिए 1 2 8 पंचे 40 हो गया, 8 पंचे कितना हो गया 40 बटा 10, ये 0 0 कट गया, आपके पास कितना आ गया दोस्तों 4 क्या बताएंगे, 4 जूल बता भी सकते हैं, नहीं दोस्तों 4 यूनिट बताएंगे, 4 यूनिट या 4 किलोवाट घंटा बताएंगे। तो 4 किलोवाट घंटा कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 वाट 60 वाट 100 वाट के 3 बल्बों को 220 वोल्ट के मेंस के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है, ऊर्जा की खपत क्या होगी। यहां पर हम लोग लगाएंगे, पहले देख लेते हैं कितना वाट हो गया टोटल, 40 60 100 और 100 200 वाट, तो P बराबर टोटल कितना आ गया 200 वाट, और वोल्टेज कितना दिया गया है, वोल्टेज V बराबर दिया गया है 200 वोल्ट। कह रहा है ऊर्जा की खपत क्या होगी,
ऊर्जा की खपत आप कैसे निकालेंगे? सॉरी दोस्तों, यहां पर पूछा है कि किसमें ज्यादा ऊर्जा की खपत होगी, 100 वाट में कि 60 वाट में कि 40 वाट में, किसमें सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होगी? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऊर्जा की खपत का फॉर्मूला क्या है? वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। कहने का अर्थ है जितना ज्यादा वाट रहेगा उतनी ही ज्यादा ऊर्जा क्षय होगी, क्योंकि घंटा और दिन सबके लिए समान रहेगा, इन सबके लिए। तो जितना ज्यादा वाट रहेगा उतना ही ऊर्जा क्षय होगी। तो वाट किसमें ज्यादा है? 100 वाट है, तो 100 वाट के लिए सबसे अधिक ऊर्जा क्षय होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा का आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर है, तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक किस तरीके का है? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? आप बताएंगे वास्तविक गहराई। आप क्या बताएंगे? वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। वास्तविक गहराई दोस्तों बटा आभासी गहराई। वास्तविक गहराई 20 है बटा आभासी गहराई कितना है? 15 है। तो आप इसको काटेंगे, 5 के 20, 5 तिया 15, 4/3 को आप काटेंगे तो 1.33 इज द राइट आंसर। अपवर्तनांक का फार्मूला याद रखिएगा, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। इस तरीके से अपवर्तनांक निकालेंगे आप तो 1.33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण क्या है? आप लोगों ने रट लिया होगा कि सर अपवर्तन कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों समझ लीजिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर हम लोग खड़े हुए हैं, मान लेते हैं कोई बंदा खड़ा हुआ है। क्या होता है कि जब भी सुबह होती है, तो सुबह कब होता है? जब सूर्य हमारे सामने आ जाता है। अब उस स्थिति में मान लेते हैं सुबह होने ही वाला है, ये सूर्य है, मान लेते हैं सूर्य है, सुबह होने ही वाला है। तो क्या होगा? सूर्य तो अपना काम करेगा, ये अपना प्रकाश देगा ही देगा, चारों तरफ देगा, चारों तरफ प्रकाश ये अपना दे रहा है। तो यहां दोस्तों अभी तो हमको सूर्य नहीं दिखेगा, लेकिन जो पृथ्वी का वायुमंडल है चारों तरफ दोस्तों, ये क्या होता है? इसमें कुछ अणु होते हैं। तो यहाँ निर्वात है और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? गैस है। यानी ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है? प्रकाश की किरणें झुक जाती हैं। मान लेते हैं एक कोई प्रकाश की किरण यहां से हम लोग पकड़ ले रहे हैं, एक कोई प्रकाश की किरण ऐसे गई और वायुमंडल में जैसे प्रवेश की तो थोड़ा सा झुक जाएगी, सघन माध्यम झुकने के बाद हमारी आंखों पर पड़ जाएगी। और हमारी आंखों का आदत यही है कि जहां से प्रकाश आता है हमको लगता है कि वहीं पर सूर्य है, इसीलिए हमको सूर्य क्या होता है? पहले ही दिखाई दे जाता है। ये है इसका कॉन्सेप्ट, तो आप रटिएगा मत। तो इसमें कौन सी घटना हो गई दोस्तों? प्रकाश के मुड़ने की घटना को, विचलित हो जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक वस्तु ऊपर से नीचे गिरने में 2 सेकंड का समय लेती है तो बताओ वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरी? दोस्तों जब भी कोई वस्तु ऊपर से गिराया जाएगा तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? सॉरी दोस्तों, जब भी किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाएगा तो जब ऐसे छोड़ेंगे वस्तु को, छोड़ने पर इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? u बराबर 0 हो गया। और दोस्तों जब भी ऊपर नीचे की गति होती है तो हम लोग गुरुत्वीय त्वरण g लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण g का मान जब नहीं दिया है तो हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। u मिल गया, प्रारंभिक वेग मिल गया, गुरुत्वीय त्वरण मिल गया, टाइम भी दे दिया है। टाइम कितना है दोस्तों? टाइम बराबर है 2 सेकंड। और हमसे पूछा क्या है? ऊंचाई पूछा है, यानी ऊंचाई के लिए हम लोग s बराबर या h बराबर कुछ मान लेते हैं, हमको फाइंड करना है। ऐसा गति का समीकरण बताइए जिसमें u रहे, g रहे, यानी a रहे, ये मतलब त्वरण ही है, u रहे, a रहे, t रहे, s रहे। तो गति का सर दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut मतलब u का मान हो गया 0, इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया, प्लस 1/2 a का मान गुरुत्वीय त्वरण, यानी चाहे त्वरण हो चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, a का मान कितना हो गया 10 गुणे t का मान कितना है? t का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर आप कर देंगे। 2 पंचे 10, 5 हो गया, 5 गुणे 2 दूना 4, तो 5 चौके 20 हो गया। कितना मीटर आ गया दोस्तों? 20 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद फेंकता है 20 मीटर पर सेकंड। जब भी नीचे से ऊपर की ओर कोई गेंद फेंका जाता है तो हम लोग प्रारंभिक वेग को यही ले लेते हैं, प्रारंभिक वेग u बराबर 20 मीटर पर सेकंड। ऊर्ध्वाधर की ओर एक गेंद फेंकता है तो गेंद की ऊंचाई कितनी हो जाएगी?
दोस्तों मान लेते हैं जब भी कोई वस्तु ऊपर की तरफ हम लोग फेंकेंगे तो कभी ना कभी तो वह जा करके रुकेगा, फिर नीचे आएगा। इसका मतलब अंतिम वेग क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। अंतिम वेग को यू लिखते हैं, 0 लिख दिया हमने। ऊंचाई हम मान लेते हैं h है, h हमको फाइंड करना है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना मान लेते हैं हम लोग, 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप लगा दीजिएगा क्या पूछा है, कितनी ऊंचाई तक, फिर से ये वही s पूछा है, तो हम लोग गति का तीसरा समीकरण लगा देंगे जिसमें u रहे, v रहे, h रहे, g रहे। तो दोस्तों गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gs, 2as होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे 2gs। दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर v स्क्वायर रखेंगे, v स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर मतलब 400 बराबर 2 इंटू जी का मान 10 रखेंगे, s का मान कितना निकालना रहेगा, तो ये 400 ये होगा 20, तो 20 भी संयम 400, 20 मीटर इज द राइट आंसर। 20 मीटर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसकी वेग घटने लगती है, जब वेग घटने लगेगी तो उसका गुरुत्वीय त्वरण माइनस में होता जाएगा। तो आप यहाँ पर जी का मान -10 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, प्लस में 20 मीटर आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, एक क्वेश्चन इसके बाद और बचेगा, कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड में चली गई दूरी 90 सेकंड, चाहे 5वें सेकंड, 10वें सेकंड, 8वें सेकंड कुछ भी बोले, इसका मतलब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला 90 सेकंड में चली गई दूरी, 90 सेकंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी क्या होगा राइट आंसर बताइएगा, राइट फार्मूला क्या होगा बताइएगा, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, 90 सेकंड में चली गई दूरी। प्रारंभिक वेग कितना है, विरामावस्था है, इसका मतलब 0 लिख लेंगे, प्लस a/2, a/2 मतलब गुरुत्वीय त्वरण दिया है, त्वरण कितना है 10 है, 10/2 गुणे 2n माइनस 1, n का मतलब कितना, n का मतलब कितने सेकंड, 10वें सेकंड, 10 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पंचे 10, काट दिया इसको, 5 गुणे 10 दूना 20 माइनस 1, तो 20 में से 1 गया 19, तो 5 गुणे 19, 19 बचे 95, 95 क्या सेकंड दूरी पूछा है तो 95 मीटर आ जाएगा। 95 कितना मीटर, यहाँ पर देखिए 55 मीटर, 65 मीटर, 45 मीटर, 85 मीटर, यहाँ पर 95 कर लीजिए, 95 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन लिया हमने। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम होती है। जब 0.5 एम्पीयर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है तो समय ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। पहले क्या दिया गया है, आवेश की मात्रा Q दिया गया है, Q बराबर 300 कूलाम आवेश यानी चार्ज। जब 0.5 एम्पीयर करंट दे दिया, I बराबर 0.5 एम्पीयर दोस्तों। तो पूछ रहा है फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है, समय ज्ञात करें, समय ज्ञात करें। तो समय के लिए आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी से T बराबर समय आप निकालेंगे, T बराबर Q का मान Q बाई I हो जाएगा। Q बाई I कैसे निकालेंगे, तो Q का मान हो जाएगा आपके पास 300 बटा I का मान आपके पास है 0.5, तो यहाँ से आप लोग करेंगे 300, 3000 हो जाएगा बटा 5, 5 से 5 36 काट दीजिए, आपके पास 600 आ जाएगा। 600 सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 600 सेकंड। इस तरीके से फार्मूला आप क्या लगाएंगे, Q बराबर I इंटू टी इज द राइट फार्मूला। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसे मतलब जो भी हमने क्वेश्चन लिया है न्यूमेरिकल का, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये सब, तो आराम से इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो रोक करके सॉल्व कीजिए। हमने फास्ट इसलिए किया है क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, डेली 7 PM पे आइएगा, फास्ट रिवीजन करिएगा, आपका स्वागत रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।